हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल कॉर्नर। इस वक्त टाइम आप सब जानते हो बहुत स्ट्रेस का, टेंशन का, एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कुछ पजल रहते हैं कि क्या करें, क्या छोड़ दें, इस वक्त कैसे उनको सारा चैप्टर जो है याद हो जाए। आपकी ये सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं 11th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके आई हूँ, एक क्विक रीज़न, सो दैट आप लोग एग्ज़ाम के लिए आसानी से बिना स्ट्रेस के याद कर सको। आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करके अपने करके बता सके मुझे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। और साथ में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ईस्ट एशिया दैट वाज डोमिनेटेड बाय चाइना, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री थी। इन चाइना जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी उसमें से सबसे पहले आती है मिंग डायनेस्टी, जिसने 1368 से 1644 तक रूल किया। उसके बाद किंग डायनेस्टी, जिनको मांचूस भी कहा जाता है। मांचू वहाँ पर एक ट्राइब भी है, इसलिए उसको मांचू का नाम भी दिया गया, जिसने 1644 से 1912 तक रूल किया। उसके बाद चाइना में 1912 में एक रेवोल्यूशन हुआ। सो चाइनीज गवर्नमेंट लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल एंड अनेबल टू रिफॉर्म इफेक्टिवली। सो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई चाइना में। टू बिल्ड देयर नेशनल स्ट्रेंथ एंड बिकम फ्री फ्रॉम वेस्टर्न एंड जापानीज कंट्रोल, दे फाउंड दैट दे कुड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो सरकार जो चाह रही थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो चाह रही थी कि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे पूरा करे। ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिमूविंग इनइक्वालिटीज़ एंड रीबिल्डिंग देयर कंट्रीज़। दोनों ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ रेवोल्यूशन द्वारा ही वो पूरे हो सकते थे। सो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो सिविल वॉर वहाँ स्टार्ट हो चुकी थी, उस सिविल वॉर में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो विजय हुई इन 1949 में। सो जिसके कारण इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है चाइना में किए गए। इन रिफॉर्म्स ने कैपिटलिज्म को वापस लाया गया चीन में, और फ्री मार्केट प्रोवाइड करवाई गई, और इवन कम्युनिस्ट पार्टी जो है दैट रिटेन इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल। अब ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी चाइना के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जापान की। उसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कैसी है, सो दैट आपको आसानी से समझ आ सके तो हमें चैप्टर है क्या और कितना इसमें से याद करना है। जापान इज़ ए स्मॉल आइलैंड कंट्री। इट वॉज लॉक्ड इन आइसोलेशन। अगर आप मैप देखते हो, आगे आपको मैप भी दिखाऊंगी मैं, उस मैप में से पता चल जाएगा कि मैं जो जापान है वो एक अलग कंट्री है, बाकी सब लैंड मास से अलग सा पड़ जाता है ये आइलैंड। सो इट वॉज बिल्ड अ मॉडर्न नेशन स्टेट, creating an industrial national economy. Japan established a colonial empire by conquering Taiwan in 1895 and Korea in 1910. और जापान एक छोटी सी कंट्री ने एक बहुत बड़े विशाल देश चाइना को भी हरा दिया इन 1894 में, और रशिया को भी हराया इन 1905 में। अब ये इस मैप से आप देख सकते हो कि जापान जो है एक छोटा सा आइलैंड है अलग से। ये सारा आइलैंड इस सारे लैंड मास से अलग है, इसलिए इसको आइसोलेटेड कहते हैं। ये सारा एक अलग लॉक्ड हो गया इतने एरिया में। सो जापानीज पाथ टू मॉडर्नाइजेशन दैट वाज बिल्ड ऑन कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स। सो इतनी एक इंट्रोडक्शन थी चाइना एंड जापान के बारे में। अब अगर
कई बार क्वेश्चन CBSE, ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड या कोई भी रीजनल बोर्ड में से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड जापान, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, या इंट्रोडक्शन क्या है, या देश की क्या ज्योग्राफी है, वहाँ की सोसाइटी, लैंग्वेज, लोग कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ यहाँ पर मैं। ज्योग्राफी अगर बात करें चाइना की, तो चाइना इट इज़ ए वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री जिसमें से बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन हैं, मतलब बहुत वास्ट है। तो अलग अलग क्लाइमेट हर देश में, हर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में वहाँ क्लाइमेट जोन्स हैं। तो दूसरी तरफ चाइना क्या है, जापान जो है वो है, इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स एंड इट वाज लॉक्ड इन आइसोलेशन। नेक्स्ट है, इट इज सिचुएटेड इन ए वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। नेक्स्ट है चाइना की तरफ सेकेंड बात करते हैं। द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय 3 रिवर सिस्टम्स, 3 रिवर है वहाँ पर। फर्स्ट है येलो रिवर, हुआंग ही भी कहा जाता है उसे। सेकेंड है यंगत्से रिवर, चांग जियांग कहा जाता है। और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की ये। तीसरी रिवर है द पर्ल रिवर। अब जापान की तरफ चलते हैं। जापान इज हैविंग 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स। कौन कौन से हैं? होन्शु, क्योशु, शिकोकू एंड होकाइडो। ये 4 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम्स हैं इस कंट्री में। नेक्स्ट चाइना में है। चाइना अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेनियस। और जापान में बात करें तो जो मेन आइलैंड्स हैं उसका मोर देन 50% लैंड एरिया जो है वो माउंटेनियस है। आई रिपीट, मेन आइलैंड्स का मोर देन 50% ऑफ लैंड एरिया जो है दैट इज माउंटेनियस। नेक्स्ट सोसाइटी की बात करते हैं। अब सोसाइटी में चीन में मेन एथनिक ग्रुप कौन से हैं? हन, उइगर, हुई, मांचू एंड तिब्बतन। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो हम कवर नहीं यहाँ पे कर रहे। यहाँ पर जापान में है पॉपुलेशन बेसिकली जैपनीज़ लोग रहते हैं, और स्मॉल आइनू माइनॉरिटी भी है, और कोरियन एज ए लेबरर व्हेन कोरिया वाज ए कॉलोनी अंडर जापान। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती थी चाइना में? चाइनीज, पुतुंगुआ भी कहा जाता उसको, कैंटोनीज, जो नाम आपको याद हो सके वो आप उसको कर सकते हो। कैंटोनीज है, या वो है जिसको शंघाईनीज भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जापान की बात करें तो जापानीज़ मेन लैंग्वेज है, और ryukyuan एंड आइनो ये लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती थी। फूड, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वहाँ पर है, डिपेंड उनकी डायरेक्शंस पर है, सदर्न में, नॉर्थ में, ईस्टर्न साइड में या वेस्टर्न साइड में। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से हैं। सदर्न में उसको कैंटोनीज कुजीन भी कहा जाता है। क्या फूड था वहाँ? डिम्सम, बहुत तरह की पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स। नॉर्थ में वीट इज़ द स्टेपल, स्टेपल मीन मेन फूड, वीट था वहाँ पर। और थर्ड है वहाँ पर सिचुआन या साउथ वेस्टर्न रीजन अलोंग द सिल्क रूट। सो स्पाइसेस वहाँ पर कौन लेके आए? बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और चिलीज कौन लेके आए? बाय पोर्टुगीज इन 15th सेंचुरी। ईस्टर्न चाइना की बात करें तो राइस एंड वीट जो है वहाँ पर मेन फूड रहा है। अब जापान की तरफ चलते हैं। राइस इज़ द स्टेपल क्रॉप, एंड फिश जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन था। रॉ फिश जो है वो पॉपुलर डिश थी पूरे वर्ल्ड में। रॉ फिश कौन सी थी? सशिमी या सुशी भी उसको कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है चीन और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन है उसका इस चैप्टर का, दैट इज जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम, या यूं कहें मेजर डेवलपमेंट बिफोर द मेजी रिस्टोरेशन।
मतलब मेजी रिस्टोरेशन से पहले जापान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिचुएशन या सिस्टम कैसा था, उसको वन बाय वन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स में, सो दैट आप लोगों के लिए याद करना भी आसान रहेगा. एन एम्परर दैट रूल्ड जापान फ्रॉम क्योटो, बट बाय 12th सेंचुरी जो पावर थी राजा की वो दैट वाज लॉस्ट टू शोगुन हु रूल्ड ऑन द नेम ऑफ एम्परर. अब रूल कौन कर रहा है? शोगुन. किसके नाम पर? राजा के नाम पर. राजा की अपनी जो पावर है वो ख़त्म हो गई थी. फ्रॉम 1603 टू 1867 members of Tokugawa family they become shoguns. The country was divided into over 250 domains or areas under the rule of lords called daimyo. डोमेन्स एरिया अगर आप ऐसे समझो कि स्टेट है एक तरह की, और उसका जो हेड है वो लॉर्ड है, जिसको कि डेम्यो कहा जाता है. अब शोगुन जो है दे ऑर्डर्ड द लॉर्ड टू स्टे एट देयर कैपिटल एडो, मॉडर्न टोक्यो, एंड दे ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटीज़ एंड माइंस. दे मतलब शोगुन्स. एक तो वो ऑर्डर दे रहे हैं लॉर्ड को कि अपनी कैपिटल में रहो, इसके अलावा वो मेजर सिटीज़ और माइंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं. नेक्स्ट है समुराई क्लास, जो वॉरियर क्लास है, वो इन दोनों शोगुन्स और डेम्यो दोनों की सेवा करेगी. 16th सेंचुरी में जापान में 3 चेंजेस किए गए. फर्स्ट था द पीजेंट्री क्लास दैट वाज डिसआर्म्ड. उनके जो हथियार थे वो छीन लिए गए, उनका निशस्त्रीकरण कर दिया गया, और ओनली समुराई क्लास जो है दे कुड कैरी स्वॉर्ड्स. सेकेंड चेंज क्या था? द डेम्यू, उनको ऑर्डर दिया गया दे हैव टू स्टे इन देयर कैपिटल ऑफ देयर डोमेन, देयर रीजन, देयर एरिया, या यूं कहें स्टेट. थर्ड चेंज था लैंड सर्वेज वर कंडक्टेड फॉर रेगुलर रेवेन्यू पेमेंट, एंड आइडेंटिफाई किया गया कि जो ओनर कौन है लैंड का और कितना टैक्स वो लोग पे करते हैं. नेक्स्ट मेन पॉइंट पर आ जाते हैं. जापान हैड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. जापान के पास एक से ज़्यादा सिटीज़ थी. बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या बाकी कंट्रीज़ में देखो एक सिटी होती है जिसकी पॉपुलेशन या डेवलप सिटी उसको कह सकते हैं, लेकिन जापान के पास एक से ज़्यादा सिटीज़ थी. एडो, ओसाका एंड क्योटो, और इसके अलावा हाफ डजन कैसल टाउन थे जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से भी ज़्यादा थी. इनके कारण कमर्शियल इकोनॉमी ग्रो हुई जापान में, और फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड. नेक्स्ट आ जाता है मर्चेंट क्लास. दे पैट्रोनाइज द थिएटर एंड आर्ट, जिसके कारण एक वाइब्रेंट कल्चर टाउन्स में पनपा. पीपल इंजॉइंग रीडिंग, वहाँ के लोगों को पढ़ना आता था और वे इंजॉय करते थे रीडिंग को. एक एग्जाम्पल है वहाँ पर, इन एडो पीपल कुड रेंट अ बुक फॉर ए प्राइस ऑफ अ बाउल ऑफ नूडल. मतलब अगर किताब उनके पास है, वो उन्होंने कहीं से बाय की है, लिखी है, तो किताब जो है वो लोगों को रेंट पर देते थे, और उस रेंट से जो पैसा आता है उससे वो एक बाउल ऑफ नूडल्स खरीद सकते थे. नेक्स्ट है जापान वॉज कंसिडर रिच. क्यों? एज इट इम्पोर्टेड आइटम्स. रिच है तो वो कुछ सामान बाहर से मंगवा रहा है. लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया. इसके बदले में जो पैसा देगा जापान वो सिल्वर और गोल्ड में देगा. तो कुछ लोगों ने महसूस किया कि अगर ऐसे ही सिल्वर और गोल्ड हम लोगों बाहर कंट्री से बाहर जाता रहा तो कंट्री में कमी हो जाएगी इस मेटल की. तो अब सोच विचार के बाद कोशिश की गई कि देश में ही जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं उसको देश में ही बनाना शुरू करें. सो सिल्क इंडस्ट्री लगाई गई निशिजन इन क्योटो में, सो दैट इम्पोर्ट को रिड्यूस करके मेटल का एक्सपोर्ट बंद किया जा सके. सो इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उन लोगों ने मनी का यूज़
बढ़ा दिया, और they also created stock market in rice. Some social and intellectual changes were also occurred, as the study of ancient Japanese literature. इस लिटरेचर की जो स्टडी है, जापानीज लिटरेचर की स्टडी को बढ़ाया गया. इन अर्ली क्लासिक्स अगर हम बात करें, द टेल ऑफ द गेंजी एंड इन द मिथ ऑफ ओरिजिन, मतलब जापान के ओरिजिन की जो कहानियाँ, मिथ है, काल्पनिक कहानियाँ हैं, जहाँ गेंजी की जो काल्पनिक कथा है उसमें भी इस आइलैंड के ओरिजिन के बारे में कहानी ये डेवलप हुई है कि जापान को बनाया किसने? गॉड्स ने. और जो एम्परर है वो सन गॉड का डिसेंडेंट है. इसका मतलब राजा क्या है? सूर्य देवता का उत्तराधिकारी. वो बॉर्न सिर्फ रूल करने के लिए हुआ है. अब इसके बाद यहाँ तक थी पॉलिटिकल सिस्टम. मेजी रिस्टोरेशन से पहले कैसा था स्ट्रक्चर जापान का. अब हम बात करते हैं मेजी रिस्टोरेशन. राजा की जो शक्ति है पहले ख़त्म हो गई थी, शोगुन रूल कर रहे थे, अब वो शक्ति वापस कैसे आई, राजा री इमर्ज कैसे हुआ. सो यहाँ पर जापान में इस समय कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी चल रही थी, और साथ में डिमांड थी कि ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है जापान में मतलब उन डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए जाएं. इस समय यूएस ने अपना एक कोमोडोर मैथ्यू पेरी 1853 में जापान भेजा, और उसने ये डिमांड रखी कि जापानीज़ गवर्नमेंट एक ट्रीटी साइन करे उसके साथ, और इस ट्रीटी के अनुसार वो दोनों देश यूएसए एंड जापान ट्रेड करेंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. अब इस मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जापान वॉज सिचुएटेड ऑन द रूट टू चाइना. अब यूएसए अगर यहाँ से सी से चलेगा पीछे यहाँ तक आने के लिए, तो चीन तक पहुँचने से पहले उसे जापान में रुकना पड़ेगा, और वो चाहता था कि जापान उसके हाथ में आ जाए, उसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए, सो दैट अगर यहाँ से इतना लंबा रास्ता तय करके शिप यहाँ तक आते हैं तो हो सकता है रास्ते में उनका फ्यूल ख़त्म हो जाए, और रिफ्यूलिंग के लिए जापान उनका बेस बन जाए. इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जापान के साथ यूएस इस्टेब्लिश करना चाहता था. ठीक है. सो Japan was situated on the route to China, so USA needed Japan as a place to refuel its ships when they were moving towards China. ठीक है. अब जापान के साथ जो वेस्टर्न कंट्री है ट्रेड कर रही, वो हॉलैंड थी पहली कंट्री, अब दूसरी यूएस से बनेगी. सो पेरिस अराइवल का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हुआ जापानीज पॉलिटिक्स पर. वो क्या था कि राजा की पावर बढ़ने लगी. राजा जो है वो नो एम्परर विद द स्लोगन रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, फुकोकू क्योइट. नेक्स्ट है द न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो बिल्ड एम्परर सिस्टम. अब अगर आपके पास एम्परर सिस्टम पे 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए, अगर नहीं तो अगर मेजी रिस्टोरेशन का पूरा क्वेश्चन लिखना तो उसमें सिर्फ आप सिंगल एक लाइन एक पॉइंट ऐड कर सकते हो. द न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो बिल्ड एम्परर सिस्टम. अब अगर इसको 3 मार्क्स अकॉर्डिंग करते हैं तो उसके आगे पॉइंट्स है द एम्परर वॉज कंसिडर ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है. ही वॉज शोन एज द लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. हिज बर्थडे बिकेम नेशनल हॉलीडे. He wore Western style military uniform, and edicts were issued in the name to set up modern institution. राजा के नाम पर edicts issue होती थी, मतलब ऑर्डर इशू होते थे, so that modern institutions सेटअप की जा सके. नेक्स्ट इसमें आ जाता है द इम्पीरियल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन ऑफ 1890 दैट अर्ज्ड पीपल टू परस्यू लर्निंग, एडवांस पब्लिक गुड एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट. ये पॉइंट्स तभी ऐड करने अगर एम्परर सिस्टम पर क्वेश्चन 3 मार्क्स में अलग से आता है. अदरवाइज आप सिंपल एक पॉइंट बड़े क्वेश्चन में
मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो बिल्ड अ एम्प्लॉय सिस्टम। बस इतना ही लिख सकते हो। नेक्स्ट है द न्यू स्कूल सिस्टम बिगैन टू बी बिल्ड। ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन है मेजी रिस्टोरेशन का तो इसको एज इट इज़ सिंपल एक लाइन में कर सकते हो आप। नहीं तो अगर 3 मार्क्स में अलग से आता है, 5 मार्क्स में आता है तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो ऐसे। क्या है उसके पॉइंट्स आते हैं? स्कूलिंग वॉज कंपल्सरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ट्यूशन फ़ी जो है वो बहुत मिनिमल कर दी गई, बहुत कम कर दी गई। सो करिकुलम है वो वेस्टर्न आइडियाज़ पर बेस किया गया कि बच्चे वेस्टर्न आइडियाज़ से भी अवेयर रहें। इसके अलावा इस बात पर भी इम्फेसिस दिया गया कि जो एजुकेशन है वो बच्चों में लॉयल्टी पैदा करे और बच्चे जापानीज़ हिस्ट्री को स्टडी कर सके, उन्हें पता हो कि उनके देश का जो इतिहास है वो क्या है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट हैड कंट्रोल ऑन करिकुलम एंड इन द सिलेक्शन ऑफ बुक्स एंड इन टीचर ट्रेनिंग, सो दैट सारे मिलकर के देश के जो एक न्यू जनरेशन है, भविष्य रहेगा, फ्यूचर रहेगा, उसको अच्छा बनाया जा सके। मॉरल कल्चर ऐसा डेवलप किया गया, बच्चों को पढ़ाया गया सो दैट दे बिकम लॉयल टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टूवर्ड्स नेशन एंड बिकम गुड सिटीजन। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आपके 3 या 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप ये एक लाइन लिख सकते हो, द न्यू स्कूल सिस्टम बिगैन टू बी बिल्ड सो दैट स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन दे बिकम अ लॉयल टूवर्ड्स पेरेंट्स, टूवर्ड्स नेशन एंड बिकम द गुड सिटीजन। ये इतना एक पॉइंट्स भी आप इसका एक मेजर मेन क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है द मेजी गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय ऑल्टरिंग या चेंजिंग ओल्ड विलेज एंड डोमेन बाउंड्रीज। अपने उस डोमेन्स की, राज्य की जो सीमाएं, जो पुराने विलेज की जो सीमाएं हैं उसको चेंज करके न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सरकार ने बनाया। द गवर्नमेंट हैड प्रॉपर रेवेन्यू टू मेंटेन द लोकल स्कूल, health facility and military recruitment center so that a modern military force could be developed, right? नेक्स्ट आ जाएगा कि लीगल सिस्टम सेटअप किया गया और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। सेंसरशिप होता है कुछ ऐसा मटेरियल इलीगल या सरकार के अगेंस्ट लोगों के सामने ना आए। अगर वो पब्लिश, मान लो एक किताब लिख दी गई है, किसी ने, मैंने लिख दी है कुछ सरकार के खिलाफ या कुछ ऐसी पॉलिसी जिसके नेशन की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ मैंने ऐसा लिख दिया है, तो जो लोगों को हो सकता है कंट्री को नुकसान हो सके, उसका या सरकार को नुकसान हो, तो उसको काट दिया जाता है पब्लिश होने से पहले, लोगों में जाने से पहले। उसको कहते हैं सेंसरशिप। सो नेक्स्ट आ जाता है इसमें फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सेम अगर बड़े क्वेश्चन में आता है तो आप सिंपल इकोनॉमी उन्होंने अपनी मॉडर्नाइज की इतना लिख सकते हो, उसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपनी जो आपको इजी लगे। अदरवाइज अगर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी तो आप ये पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। क्या क्या है? फंड्स वर रेज्ड, फर्स्ट रेलवे लाइन दैट वाज बिल्ट बिटवीन टोक्यो एंड योकोहामा, टेक्सटाइल मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप से टेक्सटाइल मशीनरी यहाँ लाई गई और जैपनीज स्टूडेंट्स को बाहर भेजा गया कि वो टेक्नोलॉजी सीख के आएँ और यहाँ मशीनरी चलाएँ यहाँ पर आकर के। और कोर्स में भी इस को ऐड किया गया कि जो सीख के आएंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ आके बाकी बच्चों को सिखाएंगे, करिकुलम में उसको ऐड कर लिया जाएगा। सो इन 1792 में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च्ड। Companies like Mitsubishi and Sumitomo that were helped to become major shipbuilders। कैसे shipbuilders बनी हैं? इनको कुछ सरकार ने सब्सिडीज़ दी हैं और टैक्स रिबेट दी है उन लोग इनको, सो दैट ये मेजर शिप बिल्डर्स बन सकें। नेक्स्ट है जेबत्सु डोमिनेटेड द इकोनॉमी टिल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक क्वेश्चन है। अब लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि एट लास्ट वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स अ टेंशन बिटवीन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न आर्मी दैट हैव द फार रीचिंग इफेक्ट्स। सो जिसके कारण एक विगरस फॉरेन पॉलिसी वो बनाई गई
इस फॉरेन पॉलिसी के कारण जापान का चाइना और रशिया के साथ युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में जापान विजयी रहा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यहाँ पे इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुई, इंडस्ट्री डेवलप हुई। इस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है धीरे धीरे बढ़ने लगे और कहा जाता है कि इसमें से हर एक यूनिट में लेस देन 5 पीपल वर एम्प्लॉयड और एंड दे वर यूजिंग नीदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक पावर। कोई चीज़ भी वो लोग यूज़ नहीं करते थे। धीरे धीरे जब इनकी संख्या जो है वर्कर्स की बढ़ने लगी तो वो जो संख्या थी वो विमेन वर्कर थे और कहा जाता है कि 1886 में फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विमेन। उसके बाद 1900 में नंबर ऑफ मैन दे बिगैन टू इंक्रीज इन द इंडस्ट्री सो दैट ऐसी स्ट्राइक दोबारा से जो विमेन है वो ना कर सके, इसलिए उनकी संख्या को रिड्यूस कर दिया गया और मैन की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण कुछ इंटेलेक्चुअल्स है, कुछ जो वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों ने ये कहना शुरू किया। फोकुजावा युकिची ने जो कि मेजी इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, उसका ये व्यू था कि जापान मस्ट एक्सपेल एशिया। इसका मतलब था कि जापान एशियन करेक्टरिस्टिक्स छोड़ दे एंड बिकम द पार्ट ऑफ द वेस्ट। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डेली लाइफ थी जापानीज लोगों की आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान ट्रांसफॉर्म इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हुआ तो उनकी लोगों की डेली लाइफ चेंज हुई। अब पहले क्या था, पैट्रियार्किकल हाउस होल्ड सिस्टम। पैट्रियार्किकल क्या होता है, जो मेल मेंबर होता है वो फैमिली का हेड होता है। तो हाउस होल्ड सिस्टम क्या था, यहाँ पर बहुत सारी जनरेशन्स है वो इकट्ठी रहती थी अंडर द कंट्रोल हेड ऑफ द हाउस। तो जैसे जैसे लोग रिच होते गए या जॉब करने के लिए घरों से बाहर निकलते गए तो वो लोगों को अपना जो फैमिली मेम्बर्स है घर छोड़कर सिर्फ हाउस होल्ड सिस्टम से चेंज हो गया सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि ये सारे फैमिली परिवार को हम जहाँ जॉब करने जाते हैं वह सारे परिवार को साथ नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर सिस्टम जो था फैमिली का वो रहा, चेंज हो गया। हस्बैंड एज ए ब्रेड विनर एंड वाइफ एज द होम मेकर। अब इसके अलावा डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड भी वो चेंज हो गई। क्या थी, एग्जाम्पल है राइस कुकर की और अमेरिकन ग्रिल टोस्टर की। और न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट वाज स्टार्टेड। न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग, अलग तरह के जो हाउसेज है वो कंस्ट्रक्ट होने लगे और लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बनने लगे। एग्जाम्पल दी हुई 1920s में कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने थोड़े चीप सस्ते घर बनाने शुरू कर दिए, सो जो कि डाउन पेमेंट ऑफ 200 येन पर मिल सकते थे। येन वहाँ की करेंसी है। और इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये भी थी कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 येन फॉर 10 ईयर पे करते हो तो भी घर जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर एक बैंक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, वो 40 येन थी। तो ये डेली लाइफ थी वहाँ के जापानीज लोगों की। अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आता है, हाउ जापान री इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई, बाय एलाइड फोर्सेस ने इसको हरा दिया। अब हराने के बाद जापान के ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। उनमें से एक मेजर ये बंदिश थी कि जापान को डीमिलिटराइज कर दिया गया, उसकी सेना को भंग कर दिया गया। बिना सेना के कोई भी जो देश है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। इसके अलावा इकोनॉमी भी बहुत उसकी शटर हो गई, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी और कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे बनते चले गए कि जापान अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करके एक बार फिर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया। वो क्या कारण थे
एक एक करके हम लोग यहाँ देखते हैं। न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 जो था वो नो वॉर क्लॉज रखा गया एज ए स्टेट पॉलिसी। मतलब जापान उस अपनी स्टेट पॉलिसी में नो वॉर क्लॉज रखेगा, आर्टिकल 9 भी दोबारा युद्ध नहीं करेगा। नेक्स्ट है एग्रेरियन कुछ रिफॉर्म्स किए गए, वित्तीय सुधार किए गए, ट्रेड यूनियन रीस्टैब्लिश की गई सो दैट ट्रेड को दोबारा से रीइंफोर्स किया जा सके। इसके अलावा एक अटेम्प्ट और की गई टू डिसमेंटल जयबस्तु। जयबस्तु एक लार्ज बिजनेस हाउस था जिसको एक सिंगल फैमिली रन कर रही थी, उसको डिसमेंटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रिवाइव की गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वॉर इलेक्शन हेल्ड हुए 1946 में, जिसमें विमेन ने फर्स्ट टाइम वोट किया। नेक्स्ट है सोशल कोहेजन प्री वॉर ईयर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो टाइम पीरियड है उस समय जो समाज में सोशल कोहेजन था उसको दोबारा से स्ट्रेंथन किया गया। सोसाइटी में कैसे काम होता था इसका मतलब है, तो उसको दोबारा से स्ट्रेंथन किया गया और अलाउ किया गया कि अगर ये तीनों इंस्टीट्यूशन एक साथ इकट्ठे मिलकर काम करती हैं तो प्री वॉर ईयर का जो माहौल है सोसाइटी का वो दोबारा से वो रीएस्टैब्लिश हो सकता है। वो कौन सी 3 इंस्टीट्यूशंस थी? गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्री। अगर ये तीनों साथ में चले, इंडस्ट्री डेवलप हो जाए तो जापान फिर से खड़ा हो सकता था। इसके अलावा यूएस ने भी सपोर्ट किया और कोरिया ने डिमांड की जापान से कि जापान अपनी गुड्स और सर्विसेज कोरिया को दे, जिससे कोरिया को और चांस मिला ग्रो करने का। और वियतनामीज युद्धों के कारण मतलब ये सारे कॉजेज़ एक न एक करके वो जापान को हेल्प करते गए कहीं ना कहीं कि जापान अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सके। इसके अलावा एक और मौका मिला जब 1964 में ओलंपिक्स हेल्ड हुए टोक्यो में। अब इसके कारण जापान में एक न्यू एज की बिगनिंग हुई। ये आप भी जानते हो कि अगर ओलंपिक्स में किसी कंट्री को चांस मिलता है मेज़बानी करने का तो वो कंट्री कितना मतलब डेवलप कर जाती है, कितना उसमें से चेंजेस होते हैं, कई चीज़ों सिक्योरिटी पर काम होता है, हर चीज़ पर। तो इस तरीके से जापान को ये भी एक मौका मिला। सो नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हाई स्पीड बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई 1964 में। अब टेक्नोलॉजी के कारण सामान जो चीज़ें हैं जो बनने लगी वो बेहतर बनने लगी और चीपर बनने लगी टेक्नोलॉजी डेवलप होने से। अब 1960s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री बढ़ी। अब ये इसका एक कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ सकता है। इकोनॉमी तो ग्रो हुई, इंडस्ट्री भी चली, लेकिन इंडस्ट्री बढ़ने से हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसका प्रभाव पड़ा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। कैडमियम पॉइजनिंग कॉज्ड पेनफुल डिजीज। और नेक्स्ट है मर्करी पॉइजनिंग इन मिनामाटा इन 1960s। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। ये कुछ 3 ऐसे इफ़ेक्ट्स पड़े हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंडस्ट्री बढ़ने से। सो कुछ उस समय जो प्रेशर ग्रुप्स थे उन्होंने सरकार के पास डिमांड रख दी इस बात की कि सरकार इन प्रॉब्लम्स को समझे, इनको रिकॉग्नाइज करे और जो इसके विक्टिम्स बने हैं उनको कंपनसेट करे। तो सरकार ने इन प्रेशर ग्रुप्स की बात मानते हुए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे उठाए कि आज भी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है पूरे वर्ल्ड में। सो ये सारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे जापान री इमर्ज हुआ एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो जापान was able to rebuild its economy and emerged as a global economic power. It was called a post-war miracle. एक तरह का मिरेकल ही है, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे जापान एक बार फिर से जो ग्लोबली इकोनॉमिकली
वो राइज कर सका। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ MCQ 1 मार्क क्वेश्चन चाहिए या कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।